Next point of discussion is groundwater. ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर होता है दैट कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. ठीक है, पहला फॉर्म जो वाटर होता है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर. And second form of water is the capillary water. Hygroscope. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वाटर को फ्रेटिक वाटर भी कहते हैं. ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पानी जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है. ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है. देखिए जैसे कि लेट्स से कि हमारा ग्राउंड है, तो इस पे अगर बारिश होती है तो पानी क्या करता है, इस तरह से परकुलेट होता है नीचे जमीन के अंदर. ठीक है, तो इसे यहाँ पे कहते हैं परकुलेशन. फिर जब डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल में जब ये मूव करता है तो उसे कहते हैं सीपेज. ठीक है, तो ये फर्क होता है सीपेज और परकुलेशन का. पहली बात ये. और नीचे जाके कहीं पे ग्राउंड वाटर टेबल होता है, तो अल्टीमेटली क्या है, पानी जो है वो किसके इफेक्ट में आता है, ग्रेविटी के इफेक्ट में आता है नीचे, वो ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है इस तरह से. ठीक, तो वो हमारा ग्रेविटेशनल वाटर हो गया. मतलब ग्रेविटेशनल वाटर को दिखाने का जो तरीका होता है दैट इज बिलो ग्राउंड वाटर टेबल. जो भी पानी ग्राउंड वाटर टेबल के आगे नीचे नीचे जो डिपॉजिट है ग्राउंड वाटर टेबल के जो नीचे पानी है दैट इज योर ग्रेविटेशनल वाटर. ठीक, दूसरा पानी एक ऐसा पानी होता है जो क्या अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है. थोड़ी देर में समझ लेंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं ग्रेविटेशनल वाटर को. फर्स्ट ग्रेविटेशनल वाटर, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखने हैं हमने. ठीक, फर्स्ट पॉइंट, दिस वाटर is subjected to gravitational forces this water is subjected to gravitational forces commonly represented by किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ग्राउंड वाटर टेबल. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है, एट ग्राउंड वाटर टेबल, एट ग्राउंड वाटर टेबल मैंने आपको बताया था प्रेशर यहाँ पे क्या होता है. एट ग्राउंड वाटर टेबल द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक. तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे. ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल पे प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक. ठीक है, ठीक. और ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे क्या प्रेशर होता है, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो आपका प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक. ठीक है, तो प्रेशर नीचे क्या होता है किसी भी डेप्थ जेड पे, हाइड्रोस्टैटिक, मतलब गामा डब्ल्यू इंटू जेड लिख पाते हो. एंड बिलो ग्राउंड वाटर टेबल प्रेशर इज क्या लिखे, हाइड्रोस्टैटिक. प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक. ठीक है, और ये प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ता जा रहा है नीचे आते टाइम, तो उसको क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, प्लस साइन मार लेते हैं इसके लिए. ठीक, इसको नोट करें पहले. हो गया सर. हो गया है, मिटा दूं इसे सबके लिए. अच्छा, दूसरा जो चीज है, दूसरा हमारे पास इस तरह का पानी है जो ग्राउंड वाटर टेबल से अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर मूव करता है इस तरह से. अच्छा, इसको जैसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा एफएम के अंदर, आप इस तरह से एक पानी का बीकर लेते थे. ठीक है, और उस बीकर में क्या करते थे, पतली सी ट्यूब डालते थे. किया कभी, इस पतली सी ट्यूब में क्या होता था, पानी का लेवल राइज हो जाता यस सर, कैपिलरी राइज. ठीक है, इस तरह से पानी का जो है आपका राइज हो जाता था. इस हाइट को जो राइज होता है इसको आप क्या कहते थे, राइज ऑफ कैपिलरी वाटर. ठीक है,
इसे कहते हैं कैपिलराइज। अब मेरी बात सुने, अगर इस मोटी पतली ट्यूब की बजाय आपने मोटी ट्यूब ली होती इतनी बड़ी साइज की, तो क्या उसमें राइज होता? ना, उसके अंदर राइज नहीं होता है। ठीक है, नहीं। तो बेसिकली क्या है कि जो कैपिलरी है वो किसमें राइज होता है? जब छोटी ट्यूब मिलेगी आपको। अब ये ट्यूब आपकी सॉइल में कैसे फॉर्म होगी, समझे बात को? आप कुछ सॉइल्स के अंदर पोर्स होंगे, ठीक है, पोर्स। जब इस तरह से पतले पतले पोर्स बनेंगे तो पानी इनके अंदर क्या होगा, इस तरह से राइज होगा। बात समझ आ रही है? पतले पतले पोर्स में से पानी ऊपर की तरफ राइज होता है। ठीक। तो थिन ट्यूब्स बननी चाहिए किसके अंदर? सॉइल के अंदर भी थिन ट्यूब्स बननी चाहिए, सॉइल के अंदर भी। तो थिन ट्यूब, मेरी बात समझे, जितने बड़ा साइज होगा उतना ही बड़ा उसका वाइड होता है। जितना बड़ा पार्टिकल साइज होता है उतना ही उसमें बड़ा क्या होता है, वाइड होता है। क्ले का साइज क्या सबसे छोटा है? बात समझो, क्ले क्ले का में साइज क्या ज्यादा सबसे छोटा? तो नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अभी यही तो एक कैच है छोटा सा। ठीक है, तो क्ले का साइज सबसे छोटा होता है। मैं भी बात कर रहा हूँ सिर्फ पोर साइज की। पोर साइज इसका बड़ा होता है ग्रेवल का। तो मतलब ग्रेविल। ग्रेवल में कैपिलराइज होता है? नहीं होता। नहीं होता। ग्रेवल के अंदर कैपिलर। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। नहीं आ रही, नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। नहीं यार, सर को फिर फोन आ गया। फोन ही शायद कनेक्शन का इशू होगा। इंटरनेट प्रॉब्लम। कनेक्ट कनेक्ट नहीं कर है सर, कनेक्शन में। कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है। हम्म, हेलो सर, तो होंगे नहीं? हेलो। फिर वो लिखते सर यहीं पे, फिर वो अब लिखा भी नहीं जाएगा ना, बंद हो गया सिस्टम लिखने वाला। वो ना सर ने ऑफ रखा हुआ नहीं उस हम्म, दूसरी दूसरी कोई ऐप चैट पे। में लिखते हैं, चैट सर देखते ही नहीं। मुझे लग रहा है सर का कहीं डेटा तो नहीं ऑफ हो गया कोई। यार यहाँ जम्मू में आज कॉल इसकी करो सर नेट की को। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कॉल करता हूँ सर को। अरे सुनिए, अर्धा नफर इज वेटिंग ऑनलाइन। थोड़ा सर आ रहा है ना, शायद स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन आ नहीं रहा है। नेट की शायद कोई दिक्कत है। मैं भी यहाँ और कुछ होगा, चलो देखते हैं। सर का नेट गया। बन गया ना अदनान होस्ट। सर फोन से ही पढ़ा रहे थे। ये सर टैब से शायद पढ़ाते हैं, फोन से नहीं पढ़ाते। यार कनेक्ट किए सर थे। फोन उठा के मैसेज किया मैंने। जो वाईफाई कनेक्ट करते हैं ना हम्म। टैब में, वहीं से पढ़ाते हैं सर। अच्छा। हाँ जी, क्या हुआ था, कनेक्शन चला गया था आई थिंक। आवाज आ रही है? जी। कहाँ तक सुना था? लगा हमें फिर नहीं आ से रही, आप सर आ रही। ऊपर से ही पढ़ाइए, मतलब जहाँ सर ऊपर कैपिलरी स्टार्ट। कैप्चर के बाद ये सैंड से ये ना समझ आया था नीचे? सैंड फिट ग्रेवल नो से नहीं, नो सर, यही ग्रेवल पे सबसे शुरू किया था आपने। क्या ग्रेवल हुआ पे। था? सर आवाज मतलब नहीं आ रही थी आपकी। आवाज नहीं आ रही थी सर, ना कुछ दिख रहा था। सर आप कह आप रहे थे शायद कि पढ़ा रहे थे। ग्रेविल्स में कैपिलराइज नहीं होगा कोर सैंड में, वहां तक। ठीक है,
क्या डिस्कशन चल रही थी सर? कहाँ से पढ़ाते हैं? क्या बात हो रही थी? अब हाँ? सर बोल घूम रहे गए। थे सर फोन से पढ़ा रहे थे, मैंने कहा सर टैब से पढ़ा रहे हैं, वाईफाई कनेक्ट किया है उसने। अरे फोन से थोड़ी पढ़ा सकते हैं यार, फोन से नहीं वही पढ़ाते ना। थे। पहले मैं लैपटॉप से हम्म। पढ़ाता था, पर लैपटॉप थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है, उसके साथ कुछ अटैच करो फिर पढ़ाओ, तो फिर अब टैब से ही पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो अच्छा, बात ये चल रही थी कि कैपिलरी राइज जो होगा वो ग्रेवल्स के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ग्रेवल का पोर साइज बहुत बड़ा है, उतना थिन ट्यूब जो है वो सॉइल के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, सैंड के अंदर कैपिलरी राइज हो जाएगा, सिल्ट के अंदर हो जाएगा, क्ले के अंदर भी हो जाएगा। ठीक है, सैंड के अंदर भी फाइन सैंड में ज्यादा कैपिलरी राइज होगा, क्योंकि जितना सैंड फाइन रहेगा उतना ही उसका पोर साइज छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे छोटा जो पार्टिकल साइज है वो किसका है? क्ले का है। पार्टिकल साइज सबसे छोटा किसका है? क्ले का है। ठीक है, तो लॉजिकली किसके अंदर होना चाहिए था कैपिलरी राइज ज्यादा? क्ले के अंदर क्ले में। सबसे हाईएस्ट होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं। दिस इज नॉट द केस। ऐसा क्यों? क्योंकि क्ले के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जो क्या होते हैं, पानी मिलने पर ज्यादा खुश हो जाते हैं, फूल जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो स्वेल होते हैं तो वो जो ट्यूब्स बनी होती हैं उसी को कट कर देते हैं, तो उसके अंदर एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है, नॉट फेवरेबल। ठीक है, सिल्ट का साइज के हिसाब से भी छोटा है, और इस तरह की स्वेलिंग सिल्ट के अंदर नहीं देखी जाती, तो ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। तो मतलब जहां पर ग्राउंड में सिल्ट होगी ना, वहां पर क्या होगा, आपका कैपिलरी राइज ज्यादा हुआ होगा इस तरह ऊपर। समझ रहे हैं बात को? और सैंड का भी कैपिलरी राइज कम होता है, तो लेके जितना ही लगभग। सबसे हाईएस्ट कैपिलरी राइज आपका जो है वो सिल्ट के अंदर आता है, तो हम इधर लिख सकते हैं हाईएस्ट कैपिलरी राइज इज सीन इन केस ऑफ सिल्ट्स। ये फैक्चुअल डाटा है, आप लोग इसको याद ध्यान में रख सकते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? देखो जरा। जी सर। जी सर। ठीक, दूसरी बात ये है, ये नोट हो गया सबका? नेक्स्ट ये चीज है कि ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर दिस इज ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, तो ये जो पानी है ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगा ऊपर की साइड। ठीक, तभी से हमने क्या कहा है, ग्रेविटेशनल वाटर नहीं कहा है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि कुछ हाइट तक ये क्या करता है, ग्राउंड के ऊपर कुछ हाइट तक ये जो जोन बनाता है, ये जोन फुली सैचुरेटेड जोन बनता है कुछ हाइट तक। दिस इज फुली सैचुरेटेड जोन, फुली सैचुरेटेड जोन बाय कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इतना एक्शन हो जाएगा कैपिलरी का कि सारा का सारा जो वॉइड है वो पानी से फिल हो जाएगा। फिर कुछ और हाइट ऊपर तक ये क्या करता है, पार्शली सैचुरेटेड जोन बनाता है। पार्शली सैचुरेटेड जोन अगेन बाय कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी कम हो रहा है, आस्ता आस्ता ऊपर की साइड जा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो रहा है। नीचे वाला जो रेड लाइन के जो नीचे है वो तो क्या है, फुली सैचुरेटेड है। रेड लाइन के नीचे तो फुली सैचुरेटेड है, पर वो ग्राउंड वाटर से, ग्रेविटेशनल वाटर से। fully saturated by ground, sorry, gravitational water by gravitational water। तो ये आपका सिनेरियो। ठीक है, इस तरह से। अब जरा समझना, लेटर से ये कि दो हमारे सॉलिड्स है। ठीक है, सॉइल सॉलिड्स है ये, और पानी क्या कर रहा है, पानी इस तरह से ना, पानी इस तरह से ऊपर राइज हो रहा है, इस तरह से, ऐसा। ठीक, तो आपने देखा होगा मेनिस्कस का जो शेप होता है वो इस तरह से होता है, अपर जो ग्लास में जो मेनिस्कस बनता है वो इस तरह से ही बनता है। ठीक है, वो मेनिस्कस कब बनता है, जब एडहेजन एडहेजन ज्यादा हो जाता है कोहिजन से। जब क्या होता है,
एडहेजन इज ग्रेटर देन कोहेजन। अब आप पूछोगे एडहेजन क्या है? एडहेजन है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मतलब एक सब्सटेंस के पार्टिकल का दूसरे मतलब दूसरे पार्टिकल्स के साथ, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस। जैसे पानी का अट्रैक्शन फोर्स किसके साथ? ग्लास के साथ। कोहेजन होता है विद इन, जैसे पानी के अंदर खुद कोहेजन होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जब भी किसी चीज में एडहेशन ज्यादा हो जाएगा कोहेजन से, तो आपका क्या करेगा, पानी गिलास के साथ चिपक कर ऊपर चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऊपर का सरफेस है वो क्या है, सरफेस टेंशन में है, तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या है, ये ऊपर ऊपर चलता चला जा रहा है। ठीक, ऐसे ही देखो, ऐसे ही जब यहाँ पार्टिकल के ऊपर इस तरह से पानी चढ़ेगा, है ना, तो ये ऊपर टेंशन में रहेगा इसका सरफेस पानी का, इस तरह से। तो ये सॉलिड्स को क्या करेगा, ये सॉलिड्स को इस तरह से फोर्स लगाएगा, इनके अंदर अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। समझ आ रही बात? एक मिनट, एक मिनट। तो यहां पर देखो कैपिलरी एक्शन के कारण क्या हो रहा है, कैपिलरी एक्शन के कारण सॉलिड्स जो है वो पास पास में आ रहे हैं, तो सॉलिड का कांटेक्ट बढ़ रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि सॉलिड का जो कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, किस जोन में, कैपिलरी जोन में, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि कैपिलरी जोन पे जब पानी ऊपर चल रहा है तो वो सॉलिड को आपस में मिला रहा है। ठीक है, सॉलिड का कांटेक्ट बना रहा है इस तरह से। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो फुली सैचुरेटेड जोन है बाय कैपिलरी एक्शन, उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज होगा। क्या आप मानेंगे इस बात को? जी सर। यस सर। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे ही ग्राउंड वाटर टेबल अपना हाइट अटेन कर रहा था, ऊपर आ रहा था, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। यहां पर भी पानी है, यहां पर भी वॉल्यूम, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं यहां पर भी क्या है, सॉलिड्स के अंदर जो पोर्स हैं उसमें पानी है, पर इस पानी के कारण क्या है, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तभी हम लोग कहते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वेरिएशन है, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है कैपिलरी जोन में। और कैपिलरी जोन का तभी जो है, जो पोर वाटर प्रेशर है उसे क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो टेंशन में है, उस जोन के अंदर पानी किसके अंदर है, टेंशन में है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इफेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस यू। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। जब पोर वाटर प्रेशर माइनस ही रहेगा तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा चेंज, मॉडिफाई कैसे होगा, माइनस माइनस यू। तभी तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ेगा जब आपका पोर वाटर प्रेशर माइनस होगा। इज दिस क्लियर? अब आपको पता लगा कि कैपिलरी जोन में जो पानी का प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर क्या है, कैपिलरी पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव। ठीक है, अब पॉइंट है इसको दिखाना कैसे है। ये जैसे कि मैं, ये नोट हो गया सबका? नोट है ये? यस सर, हो गया। अच्छा, तो मान लेते हैं कि ये वाटर का हम लिख रहे हैं फॉर्मूला फॉर ए ग्लास पहले। ठीक है, पानी का ग्लास में देख रहे हैं कि क्या है इफेक्ट। ठीक, आप लोगों ने एफएम के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4 सिग्मा अपॉन रो डब्ल्यू टी। देखा है कभी फॉर्मूला ये? यस सर। ये होता है कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। सिग्मा का वैल्यू होता है यहाँ पर सरफेस टेंशन। ठीक है, और डी यहाँ होता है डायाट्यूब। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से फ्लूइड से ही आ रहा है। ठीक है आपका, तो यहाँ पे सिग्मा सरफेस टेंशन है, डाया आपका ये है, और सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, 73 न्यूटन पर मीटर फॉर वाटर इन ग्लास।
मतलब ग्लास और पानी के कांटेक्ट में आपका सरफेस टेंशन जो बनता है दैट इज 73 न्यूटन पर मीटर। और इस फॉर्मूले को अगर आप वैल्यूज डालेंगे सभी, रो डब्ल्यू का वैल्यू डाल लो, सिग्मा का वैल्यू डाल लो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपिलरी राइज का 0.03 अपॉन डी। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। इसमें डी आप पुट करेंगे एमएम के अंदर तो आपको एचसी मिलेगा मीटर के अंदर। ये आप फॉर्मूला पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में इन मीटर्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो फ्लूइड मैकेनिक्स में निकला, इसको हमने सॉइल में रिलेट करना है, तो सॉइल में रिलेट किया हुआ फॉर्मूला पहले ही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सॉइल के अंदर बन जाता है, आपने 0.03 वैसे ही रहने देना है, जो डी है उसको रिप्लेस कर देना है 0.2 टाइम्स D10। ये पढ़ाया मैंने D10 कुछ पहले आपको। D10 होता है इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ इसे हम रिप्रेजेंटेटिव ग्रेन साइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ग्रेन साइज, ठीक है। जब परसेंटेज फाइनल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि D10 वो पार्टिकल साइज होगा जिससे 10% पार्टिकल साइज क्या होंगे, छोटे रहे होंगे। तो इसको रिप्लेस कर दो 0.2 इंटू D10, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लगता है ये आपका लगता है सॉइल के अंदर। यहाँ पे D10 क्या है, इन mm, और जो आपको कैपिलरी राइज मिलेगा वो मिलेगा इन मीटर्स, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक, ऐसा फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, इक्वलिटी ना हो यूनिट्स की। दिस इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लोग सॉइल के अंदर यूज करो। हो गया? जी सर हो गया। ओके, तो बेसिकली हमारे पास सॉइल के अंदर दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक आपका फॉर्मूला ये आता है, सेकंड फॉर्मूला जो निकल करके आता है दैट इज HC, कैपिलरी राइज इज इक्वल टू C अपॉन ED10। इस फॉर्मूले के अंदर C आपका एक कांस्टेंट होता है और C को आप कहते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपका होता है 0.1 से लेके 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक, ठीक है। और D10 जो है इस फॉर्मूले के अंदर D10 जो है वो आप लोग सेंटीमीटर में रखते हो और आपको जो HC मिलता है वो भी आपको सेंटीमीटर में मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर ले। E आपका क्या होगा, वॉइड रेशियो होगा। E is void ratio. डन सर। डन, ठीक है। दो फॉर्मूले आप लोगों ने कैपिलरी राइज के यहाँ पे सीख लिए। और कैपिलरी राइज के बारे में अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूं तो मुझे बताओ कैपिलरी राइज किसका फंक्शन है? कैपिलरी राइज इज अ फंक्शन ऑफ पोर साइज, है ना। पोर साइज पे तो डिपेंड करता ही है ना, इज अ फंक्शन ऑफ पोर साइज, ठीक है। तो पहला ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव हमने कई एग्जाम्स में देखा है कि कैपिलरी राइज किसका फंक्शन है, दैट इज पोर साइज, ठीक है। दूसरी बात जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बनता है, ड्यू टू कैपिलरी राइज प्रेशर ऑफ वाटर क्या लेंगे, प्रेशर ऑफ वाटर इज नेगेटिव,
प्रेशर ऑफ वाटर इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इसको दिखाना था हमने, यहाँ पर दिखाया नहीं है वैसे। अगर हमने इसको दिखाना है इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका देखो ये पानी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, कैपिलराइज हुआ HC। तो इस एटमॉस्फेरिक लेवल से आप इसको नीचे हाइड्रोस्टैटिक वेरिएशन मानोगे ऐसा, और हाइड्रोस्टैटिक वेरिएशन में आप साइन कौन सा पुट करते हो, पॉजिटिव। ठीक, इसके नीचे जो प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक से ऊपर है। ऊपर जो प्रेशर होगा क्या, वो कितना होगा, उल्टी साइड बनेगा इस तरह से, वो रिवर्स साइड पे बनेगा, और साइन क्या पुट करोगे बीच में, माइनस। ठीक है, अगर ये हाइट आपका h है तो इसको आप क्या लिखोगे, h गामा w, और वहां पे hc है तो उसको क्या लिखोगे, माइनस hc गामा w। तो ये बनेगा आपका u कैपिलरी। ठीक है, इस तरह से आपको डिनोट करना है। कोई सांस बड़ी हैवी ले रहा है, क्या बात है। फिर वही मैं सोच रहा था किसी को नींद तो नहीं पड़ गई। हो गया ये, जी सर हो गया। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो भी कैपिलराइज आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, वो हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर पोर वाटर प्रेशर आपका क्या है, नेगेटिव है, तो हेंस इसका क्या मतलब है, हेंस सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा माइनस यू, ये होता है। तो वो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा माइनस माइनस यू इक्वल टू सिग्मा प्लस यू। ठीक है, इसके आप आगे लिख लेंगे, ड्यू टू कैपिलरी राइज। ठीक, इफेक्टिव स्ट्रेस इन कैपिलरी जोन, कैपिलरी जोन में इंक्रीज होगा। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस इन कैपिलरी जोन इंक्रीजेस। ठीक है, इस तरह से। और जब इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो क्या शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, यस शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, शेयर स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से। ये सर क्वेश्चन में दिया होगा कि ड्यू टू कैपिलरी एक्शन जो ऊपर की लेयर है वो सैचुरेटेड हो गई है। हाँ, वो आपको न्यूमेरिकल में मेंशन करेगा, अगर उसने न्यूमेरिकल निकलवाना है आपसे तो फिर वो मेंशन करेगा कि वो कितना सैचुरेशन हुआ है, कितनी हाइट तक सैचुरेशन हुआ, सब बताएगा आपको। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। डन, जी सर। जैसे एक क्वेश्चन है थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या पूछा है, कैपिलरिटी इन सॉइल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, कॉजेस, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। सेकंड, reduces effective stress. No. Third, increases bearing capacity. Yes. Yes, sir. And fourth, reduces bearing capacity. तो बता दो कौन कौन से राइट है, वन और थर्ड। वन वन एंड, Negative pour out pressure or increase bearing pressure. ठीक है, ये और ये क्या है One आपके and ट्रू two. है।
ठीक है, आसान है क्वेश्चन। एक मिनट सर। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको सर करवा कॉपी दूं, कर लेते हैं सर, कॉपी कर लेते हैं। कर लो। हो गया सर, थैंक यू। हो गया सर, थैंक यू। नहीं मानते सर। लियो लियो सर का फिर से तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गया? शायद आ जाएंगे। क्या कुछ दलील? It has James here, can problems to the network. ये कौन है सर? अभी पढ़ा रहे हैं या नहीं? नहीं जी, किसी को भी आवाज नहीं आ रही। दानिश वो किसके लिए पूछ रहे हैं? अदनान भाई, ये कौन है? तफरीक खुशी वो सर अदनान भाई हर बार होस्ट बन रहे हैं। तफरीक और गुम तफरीक ऐसे गुमनाम बिचौर कुस्ता कबाया करता कासे थे यागो नेर थी हाँ ये थी ये सारा सर आगे सर आगे। सभी मूंझ रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों के नेटवर्क में लियो प्रॉब्लम आ रही है या मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है? फिर आपको ही प्रॉब्लम। आपकी नहीं सर सर आप ही को आपके प्रॉब्लम। आपके अच्छा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे एक। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, बट जितना हमने पढ़ा है समझने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी इसके साथ। A layer of saturated clay 4 meter thick is overlaid। देखो, अब ये जो लिखा है ना ओवरलेड, इसका मतलब समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। बाई सैंड 5 मीटर डीप, वाटर टेबल
is below is 3 meter below the surface. Gamma sat clay equal to 19 kilonewton per meter cube. Gamma sat sand is equal to 20 kilonewton per meter cube, and gamma T of sand above water table equal to 17 kilonewton per meter क्यूब। ठीक है, और पूछता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस एट डिफरेंट लेवल्स ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेयर है सैचुरेटेड सैंड का, सैचुरेटेड क्ले का, जो कि 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर थिक है, ओवरलेड बाय सैंड। तो मुझे बताओ सैंड ऊपर है कि क्ले ऊपर है, पहले तो ये समझाओ। सैंड ऊपर सैंड ऊपर है। तो सैंड ऊपर है, ठीक है। ओवरलेड मतलब उसके ऊपर सैंड है, नीचे क्ले, इस तरह से। ठीक, तो सैंड आपका आ गया ऊपर और क्ले आ गया नीचे। ठीक है, और क्ले का कितना डेप्थ है 5 मीटर, सैंड का कितना है 4 मीटर। ठीक है, इस तरह से। एक चीज और बताई है कि वाटर टेबल कितना है नीचे है 3 मीटर बिलो द सरफेस। तो कौन से सरफेस की बात की उसने, ग्राउंड टेबल, ग्राउंड सरफेस की। तो कितना, ठीक है, 3 मीटर बिलो दी सरफेस। तो कितने पे डाल दें इसको यार, सैंड आपका 5 मीटर है, ये उल्टा लिखा है हमने यहाँ के ऊपर एक सर वही में भी सो जाते हैं, उल्टा हो गया। सैंड आपका कितना है 5 मीटर है, क्ले आपका कितना है 4 मीटर। ठीक, तो वाटर टेबल आपका कहीं यहाँ पर है, इस तरह से। ठीक है, और वाटर टेबल का लेवल कितना है 3 मीटर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, इस तरह से। ठीक, और आपसे क्या बोला गया है कि गामा सैचुरेटेड सैंड, तो सैचुरेटेड यहाँ पे यूज होगा जो सबमर्ज पोर्शन में है। गामा सैट सैंड का कितना 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा सैट क्ले का कितना 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। और इससे ऊपर ग्राउंड वाटर टेबल से आपको क्या दिया ऊपर, गामा बल्क। यहां समझना, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। यहाँ पे आपको वाटर टेबल के ऊपर सॉइल क्या बताया गया है कि ड्राई है कि क्या है, बताओ अब, सोचो। जब गामा बल्क, नेटवर्क चली गई तो ड्राई नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, गामा टी का मतलब बल्क यूनिट वेट दिया है, पार्शियली सैचुरेटेड देते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड के लिए यूज करते हैं हम लोग ये गामा टी, पार्शियली सैचुरेटेड के लिए। ठीक है, तो गामा टी अबव कौन सा वाटर टेबल के ऊपर जो सैंड है उसके लिए कितना है 17। ठीक है, देखो पेपर में जरूरी नहीं था इतना बड़ा क्वेश्चन बने, पर ये जो कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन से क्लियर होंगे ना, वो ऐसे क्लियर नहीं हो सकते थे। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को। गामा टी, ठीक है, अब गामा टी अगर लिखा है तो पार्शियल सैचुरेटेड मतलब उसके वॉइस में पानी भी होगा, समझ रहे हो बात को। अगर गामा टी लिखा है पार्शियली सैचुरेटेड है तो मतलब उसके वॉइस में कुछ पानी है कुछ हवा है। पर क्या मैं इस पानी का जो सैंड वाटर टेबल के ऊपर लोकेटेड है उस पानी का प्रेशर लूंगा क्या कैलकुलेशन के अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना आपका, सोचो। दोबारा सर बोलिए सर। करेंगे सर, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आप रिपीट कीजिए। क्वेश्चन मेरा ये है, as the sand, as the portion of sand which is located above the water table
इज पार्शली सैचुरेटेड एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो पार्शली सैचुरेटेड सैंड है उसके अंदर जो पानी है, पानी तो है ना, तभी तो पार्शली सैचुरेटेड लिखा है, उस पानी का पोर वाटर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन लेंगे या नहीं लेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, क्योंकि हम वहां से लेते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिसमें 3 तरह के स्ट्रेसेस को रिलेट किया गया एज पर तरजागी, वहां पे एक अजम्पशन थी कि सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। समझ आई बात? अब उस अजम्पशन का मतलब अब आपको समझ आएगा। ठीक है, अब आपने जो पोर वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, यू नीड टू टेक इट फ्रॉम दिस साइन, जहां पर ये आपको ये साइन दिखे, आई होप। ठीक है, या तो यहां से लेंगे या फिर लेंगे अगर आपको जोन ऑफ कैपिलरी राइज दिया हो। समझ रहे हो बात को? कौन सा जोन ऑफ कैपिलरी राइज दिया हो? जो फुली सैचुरेटेड जोन हो, फुली सैचुरेटेड जोन ऑफ कैपिलरी राइज, वहां से देखेंगे। आगे बात समझ में? लिखा होता है, समटाइम क्वेश्चन में लिखा होता है कैपिलरी मॉइस्चर, वो किस मतलब वो कैपिलरी जोन, कैपिलरी मॉइस्चर उसने लिखा होगा, उसने फिर ये बात लिखी होगी, दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ 1 मीटर डेप्थ या इतना मीटर डेप्थ इज फुली सैचुरेटेड बाय द कैपिलरी मॉइस्चर, तो उस केस में उसको भी लेना है। पर हमने जोन फुली सैचुरेशन वाला लेना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? पर जो कैपिलरी का फुली सैचुरेशन जोन होता है, मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था, वो सबमर्ज जोन में नहीं आता है। समझ आ रही बात? वो जोन ऑफ फुल सैचुरेशन है पर वो सबमर्ज नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब मैं जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक लेवल है AA, दूसरा लेवल है वाटर टेबल का BB, थर्ड लेवल है CC, इस तरह से, और 4 मीटर डेप्थ पे जो लेवल है दैट इज DD। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर। बताएं मुझे, पहले मैं लेवल लिख लूं AA। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल स्ट्रेस का वैल्यू, फिर लिखूंगा पोर वाटर प्रेशर का, फिर लिखूंगा इफेक्टिव स्ट्रेस का। ठीक है, AA पे देखो कुछ ऊपर है, कोई फोर्स नहीं दिख रहा, कोई सरचार्ज नहीं दिख रहा, तो AA पे टोटल स्ट्रेस का वैल्यू कितना आएगा? 0। U का वैल्यू कितना आएगा? 0। और इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू कितना आएगा? तो पहला केस तो क्लियर। बीबी की बात करें तो बीबी के ऊपर देखो क्या है, सॉइल है कौन सा? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। 51 होगा। तो मुझे मतलब यहाँ पे गामा टी यूज करना है। ठीक है, गामा टी यूज करना है, उसके साथ डेप्थ मल्टीप्लाई करूं कितना? 3 मीटर। 17 into 3 मतलब कि 51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है? क्या मुझे बताओ बीबी पे यू आएगा? 0। पोर वाटर नहीं आएगा। यू कितना आएगा? 0, क्योंकि वाटर का जो ट्रायंगल शुरू होगा वो तो यहीं से शुरू होना है, इस तरह से, इस तरह से शुरू होना है वाटर का ट्रायंगल। ठीक है, और यहां पर कितना है वाटर का ट्रायंगल का? 0 इंटेंसिटी। सीसी पे कितना इंटेंसिटी है? सीसी कितना नीचे है? 2 मीटर नीचे है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स गामा W। और DD कितना नीचे है? 6 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 6 टाइम्स गामा W। तो सीसी पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो गामा W का वैल्यू कितना है? 2 गामा W। ठीक है, और सीसी पे मुझे बताओ जरा कि टोटल स्ट्रेस का वैल्यू कितना है? A to B और B to C होगा। 51 तो है ही है ना, देखो 51 इस वाले जोन के कारण 51 तो है ही अभी तक। उसके बाद जो उसमें जो प्लस होगा वो गामा सेट प्लस होगा, कितने मीटर का? 2 मीटर का। 2 मीटर प्लस 20 into 2 कितना हो गया? 91। जी सर। और ये कितना हो गया? 20। यस। और दोनों को अब इन दोनों में कैसे निकालना है? सिग्मा बार कैसे निकालते हो? यहाँ निकालो, यहाँ निकालो। माइनस करके 51
ठीक है, 91 माइनस 20 इक्वल टू 71 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब dd पे आ जाओ, dd पे 91 तो आएगा ही आएगा, उसमें प्लस क्या होगा, गामा सेट कितना डिस्टेंस 4 मीटर, 4 प्लस 19 इंटू 4 कितना बन गया 91 प्लस 36 3 76 167, ठीक है। u कितना है 6 टाइम्स गामा w, 6 गामा 6 गामा w मतलब कि 60 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो सिग्मा बार कितना आ जाएगा 167 माइनस 60 इक्वल टू 107 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिफरेंट लेवल्स पे हम वैल्यूज को देख सकते हैं। अभी इसमें एक चीज एब्सेंट है, मैंने कैपिलरी का जोन नहीं लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कैपिलरी का जोन लूंगा, इसी क्वेश्चन में कैपिलरी का जोन लूंगा, पहले इन वैल्यूज को नोट करो और फिर उन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे बाद में, ठीक है। नोट करो इसको। अल्लाह बच गए सर। क्या हो गया? सर 16 बच गए। कोई बात नहीं, जाने दो। सर वो नहीं आता अब, सोहेब था ना, वो अब सिर्फ शायद उतर ही आता सर क्लास में। शोएब क्लास में आता है। यहाँ सर काफी दिन से नहीं दिखा ना। नहीं एक्चुअली उसने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो उसने जो स्टार्ट हमने यही बच्चे वहाँ यहाँ पर वही बच्चे पढ़ते थे जिन बच्चों ने ऑफलाइन में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो उन्होंने अच्छा यहाँ से कंटिन्यू किया था। तो उन्होंने अपना कंप्लीट करके वो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो अपना आराम से, ठीक है। शोएब इज वन ऑफ आवर ब्राइटेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। तो आप लोग भी काफी सारे लड़के अच्छे हैं आप लोगों में। अच्छा यार एक बात बताओ यार, आप लोगों की काफी सारे लोगों की सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मंथ का टाइम देते हैं, तो उसके बावजूद भी हमने 45 की 50 दिनों के बाद आपको बताया था कि आप दे दो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट, 45 डेज के बाद बोला शायद। फिर भी कई लड़कों की नहीं आई है सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सिस्टम से उनको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी तो आप लोग लिंक से ज्वाइन कर ले रहे हो व्हाट्सएप के, ठीक है। तो आगे से फिर ये परमिट नहीं करेंगे इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है। तो अपनी अगर आपने पढ़ना है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट अपनी वो डिपॉजिट करवा लो, क्योंकि जैसे अब लिंक आपको व्हाट्सएप पे आता है ग्रुप में, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर उसको भी कट कर देंगे उस तरह से, ठीक है। क्या लड़कों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? इंटरेस्ट कम हो रहा है। इंटरेस्ट कम बन रहा है? नहीं सर, कम नहीं बन रहा है, कम नहीं बन रहा है सर। सर ये स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। सर हम बाकियों का नहीं बोल सकते ना, क्या मतलब जाने और उनका खुदा जाने, हमें क्या पता। अलग अलग कंपटीशन कम ही होना चाहिए सर। कंपटीशन कम होना चाहिए। कंपटीशन कंपटीशन तो कम होना चाहिए। तो ठीक है आपकी बात, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप में से कोई सुन रहा है तो अगर वो क्लास लगाने में इंटरेस्टेड है आगे भी,
वो जी अपनी सर। फी पेमेंट क्लियर कराए तो आराम से पढ़े, उसमें क्या है। कोई नहीं सर, आप एंड डेट दे दीजिए, उस तक वो सारे क्लियर कर देते हैं। एंड डेट पहले ही दे दी थी, पिछले हफ्ते ही सैटरडे की दी हुई थी आई थिंक। सर के बस में तो आप कल कर दो 100। ठीक सर, ठीक। एंड डेट पहले ही बता दी गई थी इनको, सैटरडे को पहले ही नोटिफिकेशन आ रही थी कि अपनी फी सबमिट करा दो। तो कोई नहीं सर, करेंगे सर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, वाटर टेबल को वहीं रखते हैं। वाटर टेबल कितनी डेप्थ पे है पिछले क्वेश्चन में? 3 मीटर। 3 पे। पर 1 मीटर का जोन जो हमें है, यहाँ से जोन जो है हम लोग कैपिलरी राइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला जोन है, ये जोन है कैपिलरी सैचुरेशन का। ये जोन हो गया 1 मीटर। ग्रीन वाला जोन आपका कैपिलरी सैचुरेटेड है। बढ़ जाएंगे ठीक है। 10 10 क्या हो इफेक्टिव गया? स्ट्रेस बढ़ जाएगा 10, जितना वाटर का होगा एक मिनट, एक मिनट, और उसका कोई बात यूनिट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ कि इस डायग्राम में क्या फर्क आएगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डायग्राम जो हम बना रहे थे अभी पहले, और वो डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होगी और क्या फर्क आएगा, इसके अंदर क्या अंतर आएगा? बीबी से। ठीक है, इस बार ये जो लेवल है, दिस इज योर बीबी, दिस इज सीसी, जो सी था वो डी हो गया। नहीं, ऐसे ऐसा करते हैं, लेवल वही रखते हैं, ऊपर वाले को नया नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर कंपेयर भी कर लेंगे आराम से। तो बीबी इसी को रखते हैं, दिस इज बीबी, दिस इज सीसी, दिस इज जीडी, और जो नया आया है उसको ई कर दो, ई। ठीक है, इस तरह से। अब बताओ कि कहाँ से बनाओगे वाटर टेबल? फिर भी आप निशान यही देखोगे, ये निशान देखा आपने, यहां पर आपने कितना लेना है, प्रेशर 0, ऐसा। ठीक है, इसके नीचे ही तो हाइड्रोस्टैटिक है ना, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे तो हाइड्रोस्टैटिक बनता है, ये तो पता है आपको, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक कहां से बनेगा? ग्राउंड वाटर टेबल से। ठीक, इसके ऊपर क्या बनेगा? नेगेटिव। 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 ठीक है, इसके ऊपर बनेगा नेगेटिव, इसके नीचे बनेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कितना है? 6 गामा डब्ल्यू। सीसी के लेवल पे कितना है? 2 गामा डब्ल्यू। और ई के लेवल पे कितना है? -1 इंटू गामा डब्ल्यू। आगे बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लेवल ऐड हो जाएंगे। ए पे देखो सेम पोजीशन रहेगी। ए पे तो कुछ नहीं है, ए पे तो आपका क्या है, कैपिलरी पोर्ट प्रेशर भी नहीं पहुंच रहा, तो 0 0 0। बीबी पे देखो अब कहाँ फर्क आएगा। बीबी पे यू क्या लिखूं अब मैं? -1 टाइम गामा डब्ल्यू। ये कितना हो जाएगा? -10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? इंक्रीज नहीं हो जाएगा अब? इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? 51 माइनस -10, तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस? 61। 61। सीसी सर लेवल ये पे आ जाओ। -1 गामा डब्ल्यू आएगा कि -2 गामा डब्ल्यू? -1 आएगा। -2 क्यों आएगा? इसका डेप्थ कितना बोला था हम? 3 मीटर सर बोला था ना शायद। नहीं, ये 1 मीटर है ना। बोला 1 इसके मीटर ये इसके करेंगे नीचे ना। सी जो है वो 2 मीटर है, और इसके ये जो कंप्लीट है वो 5 मीटर है ये। अच्छा ठीक सर, ठीक ठीक। ठीक है, इस तरह से कैपिलरी जोन का जो राइज दिया था मैंने वो 1 मीटर का दिया था आप लोगों को। आगे बात समझ में? ठीक है, अब सीसी में क्या डिफरेंस आएगा? सीसी पे देखो क्या 2 गामा डब्ल्यू सही है? यस सर।
ठीक है ना। सीसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो 2 गामा डब्ल्यू ही आना है, वो तो उसमें कोई फर्क नहीं है। Yes, sir. इफेक्टिव स्ट्रेस वहां पे कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, आपका लेवल कहाँ चेंज हो रहा है, 61 के लेवल पे। Okay. आपके बीबी पर क्या हुआ, इस जोन में किसी भी पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, इस तरह से। हमने एक नहीं निकाला, ई निकाला बेसिकली यार। ये हमने जो लिखा ना -1 गामा डब्ल्यू, ये ई पे लिखा है, ये ई है। इसको यहाँ पे चेंज कर दो। ये गलती कर दी ना हम लोगों ने, ये ई है। ठीक है, तो ई पे देखो टोटल स्ट्रेस का वैल्यू ये थोड़ी बनेगा, कितना बनेगा ई पे, करो कैलकुलेशन। ई पे देखो डेप्थ कितना है, 2 मीटर नहीं है ई पे डेप्थ, तो 17 इंटू 2 आएगा ये 34। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 43. 44। 34। पता लगा गलती कहाँ हुई थी। जी सर। ठीक है, वहां पे हमने ई लिया, लिखा बीबी था। ठीक है, नेक्स्ट अब लिखोगे बीबी, बीबी पे लिखाओ, कितना टोटल स्ट्रेस लिखोगे, 34 प्लस। हाँ यहाँ पे देखो, अभी आपको फर्क दिखेगा टोटल स्ट्रेस के अंदर भी। अब आप देखो 2 मीटर का जो जोन है वो तो गामा टी में है। ठीक है, नीचे जो ये जो जोन है ये किस में है, सैचुरेट। Capillary. प्लस सैचुरेटेड, कैपिलरी सैचुरेटेड है हाँ, तो वेट तो सैचुरेटेड ही लोगे। कितना है सॉइल सैंड का सैचुरेटेड, 19 20 सैंड का 20 है दिया है, 19 क्ले का दिया है। ठीक है, तो इंटू क्या कर दो, कितना मीटर का है, 1 मीटर ऊपर है, इंटू 1 कितना हो गया, 34 प्लस 20 54। ठीक है, इस तरह से। और गामा डब्ल्यू कितना है वहां पे, यू कितना है, 0। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना, Same. इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा, 54। अब आ जाओ सीसी पे, सीसी पे निकालो जरा टोटल स्ट्रेस। सीसी पे टोटल स्ट्रेस निकालो, 54 तो आना ही आना है। ठीक है, Yes, sir. 54 प्लस नीचे क्या है, गामा सैचुरेटेड इनटू 2 मीटर, गामा सैचुरेटेड इनटू 2 कितना हो गया ये, 94। इस तरह से तो सभी वैल्यूज देखो चेंज हो गई हैं। सीसी पे आपका कितना आया, यू कितना आया, 2 टाइम्स गामा डब्ल्यू मतलब 20। ठीक, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना बन गया, इफेक्टिव स्ट्रेस बन गया 94 Plus. माइनस, प्लस कहाँ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, और आखिरी का कौन सा लेवल है, डीडी। DD. ठीक है, तो डीडी लेवल में 94 तो आना ही आना है। Yes, sir. 94 प्लस गामा सैचुरेट कितना दिया क्ले का, 4 मीटर की क्ले है, Yes, sir. 19 इंटू 4। So, ठीक है, तो 94 प्लस 19 इंटू 4 कितना है, 76। 0 1 कितना हो गया ये, 170, 70। 170 आ रहा है। sir, ये तो यू कितना आ गया, 6 गामा डब्ल्यू मतलब 60, और कितना हो गया ये 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो हर लेवल पर वैल्यूज चेंज हो गई। ठीक है, जब उस फिगर में मैंने देखा कि कहीं चेंज नहीं आ रहा तो मुझे पता लगा कहीं गलती की है। ठीक है, तो गलती फिर करेक्ट की है उस तरह से। डन। ठीक है, देखो अब जरूरी नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर, पर जो इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है वो छोटे क्वेश्चंस में नहीं होते हैं। ठीक है, इधर ही क्लियर होते हैं बड़े क्वेश्चन के अंदर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, सब नोट कर लिया। यस। यस सर।
ठीक है, नोट नहीं भी किया तो खुद से करना कोशिश, अदरवाइज वीडियो खोल के फिर से देख लेना, ठीक है। कोशिश करना मगर खुद से करने की, एक बार एक क्वेश्चन करके खुद ऐसे भी देखना आप लोग। डन, यस सर। ठीक है। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस टेस्ट को खत्म कर लिया, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चंस करना प्रैक्टिस टेस्ट के, कोई डाउट होगा तो कल पूछना हमसे। नेक्स्ट अभी हमने शुरू करना है परमेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज परमेबिलिटी। बताओ जरा क्या होती है परमेबिलिटी, एनीवन? Property of soil which Property- allows property of soil which allows water to flow through its body. It is the water ठीक है। can flow through the soil. Property of a substance or soil by virtue of which it allows the passage of water, ठीक है। पानी को खुद में से पास होने देने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें परमेबिलिटी में काम किया है डार्सी, ठीक है। डार्सी लॉ इसमें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो डार्सी लॉ को पहले मैं डिफाइन कर दूं यहाँ पर, एज पर डार्सीज लॉ, ठीक, for one dimensional flow in a fully saturated soil, in a fully saturated soil, ठीक है। तो एक डायमेंशन, वन डायमेंशन के लिए इसने बताया है, एक फुली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर आप लोग डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, दैट इज गिवन बाय डार्सी। ये आप लोगों ने एक्सप्रेशन देखा भी होगा, Q इक्वल टू KI, देखा है? यस। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉइल है, ठीक, और उसमें इस तरह से वन डायमेंशनल फ्लो जा रहा है ऐसा, दिस इज द फ्लो, ठीक। अब सॉइल में क्या होगा, देखो ये जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन है इसमें सॉइल का, ये एरिया ए है, ये जो एरिया लिखा है यहाँ पर इसने क्या लिया है, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। तो अगर आप Q अपॉन A कर दो, डिस्चार्ज अपॉन एरिया कर दो, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी बनता है बताना जरा, क्या वो वेलोसिटी बनता है? ये सर। डिस्चार्ज अपॉन एरिया तो वेलोसिटी होता है, और ये आपका जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को बोला जाता है सुपरफिशियल वेलोसिटी, सुपरफिशियल वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान दे देना थोड़ा सा यहाँ पे, और ठीक है, सो मत जाना। इस वेलोसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल V के साथ, और इसका वैल्यू होता है K इंटू I। यहाँ पे K आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और I होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है बताना जरा, व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? एज में हाइड्रोलिक लॉस ऑफ योर पर यूनिट Loss upon per unit length जहाँ से मतलब वाटर अपॉन लेंथ per ऑफ unit फ्लो, throughout the length जहाँ soil से जितनी लेंथ में cover कर आपका हेड लॉस होता है उसी को क्या कहते हैं, आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। हेड लॉस को हम दूसरा भी बोल सकते हैं हेड कॉजिंग फ्लो, जिसके कारण आपका फ्लो चल रहा है, ठीक है। फ्लो तो तब तक चलता रहेगा जब तक हेड का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, ठीक है। हेड का जब तक डिफरेंस रहेगा तब तक तो फ्लो चलता ही रहेगा। तो हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो, या फिर हेड कॉजिंग फ्लो, हेड कॉजिंग फ्लो, यहाँ पे कॉजिंग करना है, हेड कॉजिंग फ्लो अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो। इसको सुपरफिशियल वेलोसिटी क्यों कहा गया वो समझेंगे बात को। देखो जब भी सॉइल होगा, जैसे हमने इस क्रॉस सेक्शन को कंप्लीट को एरिया ए मान लिया, इस सॉइल के अंदर पार्टिकल्स नहीं होंगे क्या? पार्टिकल्स जब होंगे तो पार्टिकल के मास के अंदर से थोड़ी ना पानी निकलेगा, पानी तो कहाँ निकलेगा, पोर्स के अंदर से, समझ पा रहे हो? ठीक है, मतलब कि हमने अगर एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी होती, अगर मुझे एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी होती तो मैं क्या करता, डिस्चार्ज को डिवाइड करता कौन से एरिया के साथ, जैसे यहाँ पे टोटल एरिया को किया, मैं एरिया वॉइड्स एरिया फॉर वॉइड्स डिवाइड करता हूँ, ठीक है। इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं सी पेज वेलोसिटी। ध्यान देना यहाँ पे, ये दो शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल वेलोसिटी सी पेज वेलोसिटी, या फिर सुपरफिशियल वेलोसिटी, या फिर डिस्चार्ज
वेलोसिटी। ठीक है, पर अगर यहाँ पे फ्लो को देखो, फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा ना सॉइल के अंदर, तो क्यू आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अगर क्यू कांस्टेंट है तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, अगर क्यू कांस्टेंट है तो क्या ऐसा लिख दूं, a इंटू वी इक्वल टू ए वी इंटू वी एस, एक्चुअल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी एस के साथ, क्या लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक है, अब समझना, मैं v को ऐसा लिख सकता हूं, एरिया ऑफ वॉइड्स ओवर एरिया इनटू वीएस। ठीक, आपने कुछ ऐसा पढ़ा है पहले, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू पोरोसिटी, पढ़ा है ये? जी सर, जी सर, जी सर। yes, लेंथ के तो डायमेंशन एक मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल एरिया इक्वल टू पोरोसिटी। तो ये फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, n टाइम्स vs। यहाँ पे v आपका क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी की सीपेज वेलोसिटी, सीपेज के साथ s लगा होता है, सीपेज आपका एक्चुअल वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए n इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी n लेस देन 1, ऑप्शन सी n ग्रेटर देन 1। बता दो जरा इस एक्सप्रेशन के हिसाब से पोरोसिटी का वैल्यू क्या है। less than 1। Here n is less than 1। ठीक है, आपको लेफ्ट वाली साइड जो है वो छोटी करनी है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते ग्रेटर देन 1 से, यहाँ पे 1 से कम प्रोडक्ट करेंगे तभी आपकी v जो है वो vs से कम आएगी। समझते हैं बात को, एज सीपेज velocity is higher than discharge velocity। ठीक है, ठीक, तो n आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 1। इज दिस क्लियर? नोट करेंगे इसको, ठीक है, ऊपर से करता हूं मैं, नोट करो। डन। हो गया सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने किसी भी सॉइल का परमिटिविटी देखना है आगे, तो हम हमेशा ये फैक्टर रहेगा हमारा के, जिसके हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो के को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। ठीक, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा आप लोगों को याद कराते हैं। पहली बात तो ये समझाओ के यूनिट्स क्या होंगे, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर के। मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेशन देख लो, Q अपॉन A इक्वल टू के इंटू आई, मतलब V इक्वल टू के आई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो तो हेड लॉस मतलब मीटर में होगा, अपॉन लेंथ मीटर में, तो ये डायमेंशनलेस है, आई आपका डायमेंशनलेस है।
तो मतलब के का यूनिट किसका होगा, वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यूनिट्स इसके रहेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर वेलोसिटी आपको पता है कि इतनी ज्यादा नहीं होती है सॉइल्स के केस में, तो यूनिट आपका क्या बनेगा, सेंटीमीटर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कुछ यहाँ पे फैक्चुअल वैल्यूज हैं के की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट करेंगे साथ साथ में। soil type, value of K in centimeter per second, and drainage characteristics. सबसे पहला आएगा ग्रेवल। तो मुझे बताएं ग्रेवल की कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा कि कम होगा, सबसे कम। ग्रेवल की परमेबिलिटी ज्यादा होती है कम होती है, ग्रेवल की सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा जाएगा ये परवियस है, दिस इज परवियस। सेकंड इज योर सैंड। सैंड का होता है 1 से लेके 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड तक, और सैंड भी आपका परवियस कैटेगरी का आता है। थर्ड इज योर सिल्ट। सिल्ट का है 10⁻³ से लेके 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड, और सिल्ट है स्लाइटली परवियस। एंड फोर्थ इज क्ले। Clay is less than 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड, impervious। ठीक है, तो क्ले की परमेबिलिटी कितनी है, लेस देन 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड। इम्परवियस इसको कैटेगरी में तो रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्ले में से पानी नहीं निकलता, क्ले में से पानी निकलता है बाहर, ठीक है, बट बहुत टाइम लगता है, ठीक। सबसे कम परमेबिलिटी इसका है, सालों लग जाते हैं। ठीक है, ये टेबल आप लोग याद रखना, जरूरी है इसको याद करना। ओके, यस सर हो गया। ठीक है। जिस तरह से कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, उस तरह से कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन भी होता है, ठीक। उसका बस हमको एक्सप्रेशन याद रखना है, केपी इज कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। इसका क्या रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ, के अपॉन पोरोसिटी। बस इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना, इतना सा। इसके बाद हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन। कैसे डिटरमाइन करेंगे सॉइल की परमेबिलिटी कितनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक। सबका नोट हो गया है यहां तक। देखो परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि के को डिटरमाइन करना है, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं।
एक आपका होता है लेबोरेटरी मेथड, और दूसरे आपके पास होते हैं फील्ड मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड का कोई नाम बताएगा मुझे, किसी को याद हो तो? सर कांस्टेंट हेड कांस्टेंट हेड, वेरिएबल हेड और क्या कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट हेड मेथड। ठीक है, वेरिएबल है दूसरा ठीक है, या फिर से Column. कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हेड मेथड कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, और दूसरा होता है फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। और फील्ड मेथड में भी दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है पंपिंग आउट मेथड, pumping out method, and second is pumping in method। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पैन नोट कर लो। हो गया नोट? Yes, sir. Starting with the very first method, that is constant head permeability method। ठीक, अच्छा, कांस्टेंट हेड का यहाँ मतलब क्या है, फिर मैं इसकी सूटेबिलिटी भी बता देता हूँ। जो क्वेश्चन बनता है इसमें मैक्सिमम टाइम्स, कांस्टेंट हेड का मतलब होता है ठीक है, इसमें आपका सॉइल सैंपल रखा गया हुआ है ऐसा। ठीक, और इस सॉइल सैंपल में क्या है, ऊपर से पानी की टंकी लगाई है इसको, और पानी का जो हेड है इसमें वो कांस्टेंट रखना है, मतलब इस लेवल को हमने कांस्टेंट रखना है, तभी इसका नाम पड़ा है कांस्टेंट हेड मेथड। मतलब जो हेड है उसे कांस्टेंट रखना है, और सॉइल में से निकल के पानी इस तरह से एक आपके कंटेनर में आ जाएगा, और यहाँ पे आप कितना पानी आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग क्या मेजर कर सकते हो, डिस्चार्ज मेजर कर सकते हो, यहाँ से डिस्चार्ज मेजर कर सकते हो। अब बात समझो कि सैंपल में से पानी को पास करा रहे हैं, मतलब सैंपल में से पानी को पास करा रहे हैं, तो कांस्टेंट हेड रखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा जो सॉइल है वो इस तरह सा है कि उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर हमें टेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए तो हमें क्या चाहिए कि उसके हेड को कांस्टेंट रखना है। समझ आई बात मेरी? और ये कौन सी सॉइल में ये प्रॉब्लम होती है? ठीक है, तो कांस्टेंट हेड की सूटेबिलिटी क्या आ गई, सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, इसको याद कर लेंगे अच्छे से। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अब अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर दो पॉइंट लिए जाते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है सॉइल का वो कितना होगा, ये जो एरिया है उसको ले लेते हैं ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक, अब ए पॉइंट पे क्या करना है, हमने पीजोमीटर लगा देना इस तरह से, बी पॉइंट पे पीजोमीटर लगा दो इस तरह से। ठीक है, और इसमें पानी का लेवल कुछ ऐसा आएगा, और बी में पानी का लेवल और गिर जाएगा, पता है आपको, लॉसेस हो जाएंगे, फ्लोइंग कंडीशन है, लॉसेस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हेड। ठीक है, और कितनी लेंथ में हुआ ये, ए से लेके बी तक में, बात समझ आ रही है?
ठीक, यहाँ पे आपका H आ गया, ये आपका लेंथ ऑफ फ्लो आ गया, मतलब A से लेके B में कितना हेड गिरा है, H गिरा है। तो बता दो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपने खुद बोला था लॉस ऑफ हेड अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो, तो लेंथ ऑफ फ्लो कितना है, L ले लिया है, लॉस ऑफ हेड कितना हुआ है, H। ठीक, तो फॉर्मूला एक बार डार्सी का याद कर लेंगे। डार्सी ने कहा था Q इक्वल टू KIA। हम निकाल क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में K निकाल रहे हैं, तो K इक्वल टू Q अपॉन I इंटू A। ठीक है, Q I का फॉर्मूला भर दो, I की जगह H अपॉन L कर दो। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, एरिया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा सिंपल सा, QL अपॉन EH इन केस ऑफ कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड। बस ये है, नोट इट डाउन। नीचे करिए। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेपर मेथड का नाम है फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी मेथड। ठीक है, अगर वो मेथड कोर्स ग्रेड के लिए था तो ये मेथड किसके लिए होगा, सुटेबल फॉर फाइन ग्रेड। फॉर फाइन ग्रेड, नहीं फाइन सैंड नहीं, फाइन ग्रेन सॉइल्स, फाइन फाइन ग्रेन सॉइल उसमें ज्यादा पर्टिकुलरली ज्यादातर नहीं होता है। ठीक है, फाइन सैंड देखो इसमें क्या है, इसमें भी यहाँ पे सॉइल सैंपल है बीच में। ठीक है, यहाँ पर सॉइल है और इसके ऊपर टैंकी नहीं लगाई जाती। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पानी का कुछ लेवल भरकर छोड़ देते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा, और मानो कि इसको डेटा मान लिया हमने इस तरह को, तो इसके लेवल को नोट कर लिया जाता है कि हमने पानी को कितने लेवल पर रखा है, इसको H1 ले लिया। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद तो ये H1 लेवल से गिरकर कितना हो जाएगा, पानी का लेवल H2। क्योंकि सॉइल आपकी फाइन ग्रेन्ड है, इसको एक कांस्टेंट हेड की जरूरत ही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पानी इसमें से बाहर निकलेगा, सफिशिएंट आपको टाइम मिल जाएगा नोट करने का। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को डिस्चार्ज मिल जाएगा और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हेड लॉस हमारा कितना हुआ है H1 से लेके H2 इन टाइम, जितने टाइम में हुआ है T नॉट उसे नोट कर लोगे। ठीक है, H1 से H2 इन टाइम T। ये जो ऊपर का सेगमेंट है इसे कहा जाता है स्टैंड पाइप। ठीक है, और स्टैंड पाइप का जो एरिया होता है दैट इज टेकन एज स्मॉल a। ठीक है, सॉइल स्पेसिमेन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज कैपिटल A। ठीक ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके अंदर K का मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखा दूंगा क्योंकि डेरिवेशन करने की यहाँ जरूरत है नहीं। ठीक है, K का आप लोग फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो, 2.303 AL अपॉन A T नॉट log 10 H1 अपॉन H। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल a क्या है, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, कैपिटल A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल, L क्या है, L आपका क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो। तो इस बार लेंथ ऑफ फ्लो क्या लिया आपने, पूरा सॉइल सैंपल ऐसा, दिस इज योर लेंथ ऑफ फ्लो। H1 आपको पता है हाइट H1 जो पहले थी, आफ्टर हाइट आफ्टर टाइम T2 T नॉट,
H2 हाइट है आपकी, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। 2018 SSC जेई में इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बना हुआ है, ठीक है। तो 2018 में अगर SSC जेई में न्यूमेरिकल पूछ सकता है तो अगर आप, हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ ही जाए, कोई पता नहीं है वैसे, ठीक है, पर आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान दे देना। अदरवाइज एक्सप्रेशन वाइज भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोग क्वेश्चंस को जाके कर सकते हो 2018 की, आपके पास किताब होगी प्रीवियस ईयर की SSC की कोई, तो वहां से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इस फॉर्मूला पे वहां पे 2 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, वहां सेट बनते हैं अलग अलग, तो 2 सेट अलग अलग सेट के 2 क्वेश्चन होंगे वो, तो क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। फॉर्मूला यही लगेगा। डिवाइड बाय 8 है ना? डिवाइड T नॉट, ठीक है, ये टी नॉट। ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल स्पेसिमेन हो है। गया हो गया। ठीक है, एल आपका लेंथ ऑफ फ्लो हो गया। टाइम टी नोट पता ही है, वो लिखा हो टाइम टी नोट क्या है, H1 को H2 से गिरने के लिए जितना टाइम चाहिए, ठीक है, डन। एक और तरीके से हम यहाँ नोट लिखेंगे, एक और तरीके से हम लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं इसे परमेबिलिटी को, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड यूजिंग कंसोलिडेशन टेस्ट। कंसोलिडेशन टेस्ट भी एक होता है, उससे भी परमेबिलिटी आपकी आ जाती है, ठीक है, इसको नोट में रख लेंगे। इसको ओडियोमीटर टेस्ट भी कहते हैं, ये कंसोलिडेशन चैप्टर में पढ़ोगे आप, ओडियोमीटर टेस्ट, ठीक है, इससे भी परमेबिलिटी आती है, ठीक है। और वहां पे जो परमेबिलिटी का एक्सप्रेशन आता है दैट इज CV MB गामा W, ये एक्सप्रेशन आता है। और यहाँ पे CV का जो वैल्यू होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। MB क्या होता है बता दो कोई, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ऐसे भी ये फॉर्मूला आपको बाद में याद करना ही है, तो उसको भी याद कर लो। ठीक है, इसमें फार्मूला भी है ना सर, वो बाकी जो एम्पिरिकल हाँ हाँ वो भी कराऊंगा ना आगे में, वो नहीं क्यों पढ़ना। वो भी पढ़ने हैं, क्यों नहीं पढ़ने हैं, पढ़ेंगे अभी। परमेबिलिटी में तो फॉर्मूले ही है ज्यादा, ठीक है। जैसे इफेक्टिव टेस्ट में आप समझ समझ के चीजें कर रहे थे ना, इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें रटना है बस आपको फॉर्मूलेज, ठीक है। अगेन जब सीपेज पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक। परमेबिलिटी में तो ज्यादा फॉर्मूले मिलेंगे आपको, डन। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे पंपिंग आउट मेथड्स, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, टुमारो विल डिस्कस पंपिंग आउट मेथड और पंपिंग इन भी, ठीक। उसके बाद आपके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज जो ये कह रहे हैं वो भी करेंगे, एलन हजन फॉर्मूला ये वगैरह, ठीक है। उसके बाद विल डिस्कस कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जिन पे परमेबिलिटी डिपेंड करता है, फिर उसके बाद परमेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्ट्रेटिफाइड वो डिपॉजिट्स के अंदर परमेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो भी करेंगे। फिर परमेबिलिटी खत्म है, क्वेश्चंस भी करेंगे कल, परमेबिलिटी खत्म करेंगे, सी पे स्टार्ट करेंगे, डन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, किसी को डाउट है तो पूछो कोई क्लास में, है किसी को डाउट? No, sir. नहीं है, चलो सर वो ठीक है, नहीं है। टेस्ट हाँ जी, टेस्ट के रिलेटेड सर कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलो, टेस्ट के रिलेटेड सर बोलो। ये हम बोल रहे थे ना, पहले हम सर्वेइंग का ही ले लेंगे, पहले सर्वे सारा खत्म करेंगे तो उसके बाद अच्छा सॉन्ग लेंगे।
लेकिन ठीक है। सर सोम तो पूरा सब्जेक्ट तो मतलब एक साथ प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। हम सोच रहे थे 3-4 चैप्टर्स पहले देंगे, अच्छे से उनको प्रिपेयर करेंगे तो नहीं 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 फिर नहीं 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 सोम का एक्चुअली क्या है ना कि आप सर्वे का वैसे दे दो मॉन्डे जैसे नेक्स्ट आप मॉन्डे को स्लोप पूरे इंस्ट्रक्शन तक तो दे दिए आप ना सर हमने। आप एक काम करो, कर देंगे अब। आप टाइम जितना मर्जी ले लो, सोम स्ट्रक्चर को एक साथ में प्रिपेयर करो। रीजन ये है कि चीजें मैनेज करो अब इस वक्त, ठीक है। ये बाई पार्ट करके बहुत पे दूर नहीं है पेपर, आपका पास नहीं आ गया अब, ठीक है। बाद में तो आपको 10 सब्जेक्ट मैनेज करने हैं, ठीक है। तो अभी सर्वे का जैसे आप कह रहे हो वैसे दे दो, उसके बाद सोम और एसए का ट्राई टू प्रिपेयर, उसके बाद पेपर दो, ठीक है। ठीक है सर। बाई पार्ट लेना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, और आपके लिए भी अच्छा है कि आप लोग प्रेशर को एक साथ करें फेस, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे ज्यादा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आप इसको इकट्ठे तैयार करें। और कोई बात? चले फिर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।